नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र महेंद्रा, प्रवक्ता इतिहास, आज आपके समक्ष इतिहास का एक अध्याय प्रयाग प्रशस्ति लेकर। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम बात करेंगे। ये वर्तमान में जो प्रशस्ति है वो इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। तो प्रयाग प्रशस्ति सक रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक। तो अशोक ने अपने राज्य में काफ़ी सारे लिखित दस्तावेज, वो प्रजा से क्या चाहता था, राजाज्ञाएं क्या थी, किस तरह का नैतिक आचरण हो प्रजा का, किस तरह के वो संदेश अपनी प्रजा को देना चाहता था, वो सारी बातें उसने लिखित में छोड़ी है इतिहासकारों के लिए, हमारे लिए, ताकि हम 2300 साल पहले के आसपास वो शासक हुआ, वो क्या चाहता था, उसकी मनोदशा क्या थी, नैतिक आचरण के बारे में वो क्या सोचता था, वो सारे लिखे हैं। तो वो सब के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे हम जो प्रयाग स्तंभ है वहाँ उसने जो आदेश दिए। तो प्रयाग प्रशस्ति के अंदर या प्रयाग जो स्तंभ है उसके अंदर जो लेख मिलता है, वो सबसे पहला जो लेख मिलता है वो अशोक का मिलता है। अशोक इस लेख में कौशाम्बी के जो संघ है, बौद्ध संघ, उसको चेतावनी देते हुए कहता है कि कुछ लोग संघ में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो सजा के भागी होंगे। इस तरह का आदेश प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है प्रयाग स्तंभ के अंदर। तो इससे यहीं से एक बहस जन्म लेती है कि भाई कौशाम्बी है ये प्रयागराज में, और कौशाम्बी के जो संघ है उसको वो आदेश दे रहा है। तो कुछ इतिहासकार को मानना है कि ये पहले जो स्तंभ है ये कौशाम्बी में स्थित करवाया गया होगा अशोक के द्वारा। बाद में कहते हैं कि अकबर के समय में इसको इलाहाबाद या प्रयागराज लेके आया गया। तो अशोक के बारे में लेख मिलता है इसमें। इसके अलावा अशोक की रानी हुई है कारुवाकी। तो लेख में लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति में कि कारुवाकी तीवर की मां ने बौद्ध संघ को एक बगिया, आम की जो बाग है, बगीचा है, उसको दान देने का वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक है जिसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, अगर ये प्रयाग प्रशस्ति नहीं होती तो शायद अधूरी रह जाती उनके बारे में जानकारी, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का मंत्री हुआ है हरिसेन। तो हरिसेन ने चंपू शैली में, चंपू शैली का मतलब होता है गद्य में भी और पद में भी, तो ये दोनों शैलियों में, पद कविता के रूप में और गद्य शैली दोनों में, इस समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, उसके अंदर हुनर था, जो उसकी जीत थी, जो उसका व्यक्तित्व था, उसके बारे में हमारे को काफ़ी सारे जानकारी प्रदान करता है हरिसेन, जो कि उसका एक संधि विग्रह के पद पर भी था। इसके अलावा उसके पास कुछ पद और भी थे। तो उससे हमें एक और बात पता लगती है कि जो उस समय व्यक्ति थे वो एक समय में कई विभागों को भी संभाल सकते थे। जैसे समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन को हम 3-4 पद लेते हुए देखते हैं। तो समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में हमें पता लगता है कि कैसे उसने आरंभ में, इसकी ये जो है ना हरिसेन ने जो लिखा, उसकी 13वीं और 14वीं पंक्ति संस्कृत भाषा में लिखा है, ये चंपू शैली में लिखा है। उसमें 13वीं और 14वीं पंक्ति में उसने वर्णन किया कि कैसे आर्यवर्त के 3 राजाओं को सबसे पहले समुद्रगुप्त ने विजित किया। फिर उसके बाद दक्षिणावर्त यानी ये आर्यवर्त ये उत्तर भारत का हिस्सा था, और जो दक्षिणावर्त है वो दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, उसके 9 राजाओं को उसने पराजित किया। ये 19वीं और 20वीं पंक्ति में है। फिर उसके बाद 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के दोबारा 9 राजाओं को विजित करने का वर्णन वो देता है हरिसेन। इसके बाद आठवीं ये जंगली जनजातियां थी कुछ इस क्षेत्र में, तो उस 8वीं जातियों को 21वीं पंक्ति में ही ये वर्णन देता है कि कैसे 8वीं जातियों को उसने विजित किया। फिर सीमांत प्रदेशों को उसने विजित किया।
22वीं पंक्ति है जो हरिशैन द्वारा लिखित, उसमें 22वीं में सीमांत प्रदेश, चाहे वो पूर्वी सीमांत की हो या फिर पश्चिमी सीमांत की हो, उन राज्यों की विजय का वो वर्णन करता है। इसके अलावा वो कुछ विदेशी जो लोग यहाँ क्षेत्रों में शासन करने लगे थे, उनकी जीत का भी वर्णन करता है। जैसे वो कहता है देवपुत्र शाही नुशाही। देवपुत्र जो कुषाणों की रही है, कनिष्क का नाम आपने सुना होगा। शक संवत का श्रेय चलाने का कनिष्क को दिया जाता। आज से लगभग 78 ईस्वी में ये शक संवत शुरू हुआ था, तो 2000 साल पहले कनिष्क हुआ है। तो उससे पहले हम शकों के, कुषाणों के बारे में हम जानते हैं। तो देवपुत्र उपाधि उनकी थी, तो उनको विजित करता है। शकों को विजित करने का वर्णन है। मरुड़ जाति थी, उसको विजिट करने का वर्णन है। सिंगल श्रीलंका जो है उसको विजिट करने का वर्णन है। श्रवणद्वीप जो कि जावा सुमात्रा की तरफ है, उनको विजिट करने का वर्णन वहाँ है। इसमें लिखा है आत्मनिवेदन कन्योपदान से इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार की। आत्मनिवेदन होता है अपने आप को शासक के समर्पित कर देना। कन्योपदान ये एक चलन रहा है कि जो विजित राजा होता था उसको पराजित शासक अपनी बेटी की तरह से शादी करके उसको अपनी अधीनता स्वीकार करता था। तो ये उसने से अपनाया। जबकि दक्षिणावर्त को जब विजित किया समुद्रगुप्त ने, तो उसने मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। मोक्षानुग्रह यानी कि उनसे कुछ भेंट लेके और उनको छोड़ दिया। यही नीति बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत को विजय किया 1300 ईस्वी के बाद, तो उसने भी यही नीति दक्षिण भारत के लिए अपनाई थी कि उनको जीता और वहाँ से सोना चांदी हीरे मोती जो भी गिफ्ट था वो लेके उनको छोड़ दिया था। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है वो हरिशैन ने लिख छोड़ी है। इसके अलावा हमें जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हमें बीरबल का एक लेख भी मिलता है कि कैसे बीरबल जो अकबर के समय का है, तो माघ मेला जो लगता है आज भी लगता है, तो हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार, उसके बारे में वर्णन है कि कैसे वो मेले से संबंधित कुछ दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं बीरबल के द्वारा। इसके अलावा जहांगीर का जो एक लेख भी यहाँ मिलता है जब उसका राज तिलक हुआ उससे संबंधित, तो इससे जो कुछ पुराने समुद्रगुप्त के पहला और दूसरे जो पंक्तियाँ कुछ वो नष्ट भी हो गई जब उसने उसके ऊपर ही उस लेख को लिखवाया, तो कुछ उसके अंदर कमियां भी आती है। कुछ नष्ट हुआ हिस्सा समुद्रगुप्त से संबंधित जो हरिशैन ने दिया था जहांगीर के लेख के द्वारा। तो कहने का हमारा भाव, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे लेख भी 13वीं और 14वीं शताब्दी के कुछ इस प्रशस्ति पर मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास में जो प्रशस्तियाँ होती है, जो स्तंभ लेख होते हैं या शिलालेख होते हैं या भित्ति लेख होते हैं, गुहा लेख होते हैं, कोई भी ताम्र लेख होते हैं तांबे की प्लेटों के ऊपर, वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इतिहास को जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।